दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया कर मेरी स्टोरी को कोई भी अपने चैनल पर अपलोड ना करे। यह मेरी अपनी स्टोरी है, ये किसी भी ऐप पर अपलोड नहीं है जिससे यह आप लोगों को और कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। मैं इसे बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ और आप लोग स्टोरी को आसानी से ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, यह आपके लिए ही ठीक नहीं होगा। एपिसोड 181 से 200 तक, पार्ट 10। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि चाहत साइना को टॉर्चर करती है, फिर उसके बाद घर आ जाती है। वहीं आदित्य चाहत से कोर्ट मैरिज करने की बात अपने घर वालों से करता है। अब आगे आदित्य जैसे ही अपने रूम में आता है तो देखा है कि चाहत किसी से फोन पर बात कर रही है। बात करने के तरीके से उसे पता चल जाता है कि वह अपनी दोस्त से बात कर रही है, तो आदित्य उसे कुछ नहीं कहता और तुरंत ही क्लोजेट रूम की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपना ड्रेस चेंज करके आता है। इस समय आदित्य ने ग्रे टैक्सीनो सूट पहन रखा था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने आप को ध्यान से देखने लगता है। फिर वह अपने बालों को ठीक से सेट करने लगता है। वही यह चाहत साइड में बैठकर यह सब शांति से देख रही थी। उसकी नजर बस आदित्य पर गड़ी थी। पता नहीं क्यों चाहत को आज आदित्य बाकी दिनों से बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वह तो पल के झपकाना भी भूल चुकी थी। वही जैसे ही आदित्य की नजर चाहत पर पड़ती है तो वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता था कि चाहत उसे किस नजरों से देख रही थी। वहीं चाहत अभी उसे वैसे ही देख रही थी, तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज पड़ती है, बेबी डॉल, अगर तुम मुझे इसी तरह देखती रही तो मैं सच कहता हूँ कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात को सुनकर चाहत झेप जाती है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और मन में बोलती है, चाहत चाहत यह क्या कर रही है, तू बावली हो गई है क्या? वह तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? फिर दूसरे पल ही अपना मुंह बनाकर बोलती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, वह मेरा पति ही तो है, आखिर में मैं उसे नहीं देखूंगी तो किस देखूंगी। इस वक्त चाहत भूल गई थी कि अभी उसने आदित्य से शादी नहीं किया है, फिर भी वह खुद को उसकी पत्नी बोल रही है। शायद वह ये बात थोड़ा जोर से बोलती तो आदित्य के खुशी का ठिकाना न रहता। वही आदित्य पूरी तरह से तैयार होकर चाहत की ओर बढ़ जाता है। चाहत को आदित्य बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए वह बिना पल के झुकाए उसे एक तक देखे जा रही थी। वही आदित्य अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए चाहत की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह चाहत के पास आता है, उसके कमर में अपने बाहों को डालकर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है। अब चाहत सीधे जाकर उसके सीने से सट जाती है। वही आदित्य मुस्कुराते हुए चाहत से बोलता है, बेबी गर्ल, अगर तुम्हें मैं इतना ही अच्छा लग रहा हूं तो क्यों ना हम दोनों सारे प्लान कैंसिल करके आज बेडरूम में ही रहे। जब चाहत आदित्य के मुंह से यह बात सुनती है तो वह हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इस समय शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। आदित्य को उसके साथ शरारत करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वही आदित्य मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है, फिर बारी बारी से उसके दोनों आंखों पर, फिर गाल पर और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और चाहत के किस में डूब जाता है। पहले तो चाहत उसे रिस्पांस नहीं दे रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी उसका साथ देने लगती है। अब वह एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी अचानक से चाहत का फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा लगता है। वही चाहत आदित्य को दूर कर जल्दी से अपना फोन उठाने बेड के पास चली आती है। जैसे ही वह फोन रिसीव करती है तो दूसरी ओर से कसक उसे कुछ बोलती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वही उसके ऐसा रिएक्ट करने पर आदित्य उसे ध्यान से देखने लगता है, सोचने लगता है आखिर में फोन के दूसरी तरफ कौन है। इस वक्त चाहत आदित्य से थोड़ा दूर थी, इस वजह से आदित्य ठीक से फोन की आवाज नहीं सुन पा रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कौन है। वही उसके फोन रखते ही आदित्य चाहत के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों बना है? उसकी बातों को सुनकर चाहत आदित्य की ओर देखते हैं और फिर उससे रिक्वेस्टिंग टोन में बोलती है,
आदित्य, क्या हम कोर्ट मैरिज कल नहीं कर सकते हैं? उसकी बातों को सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से में भरने लगता है। चाहत को समझ नहीं आ रहा था वह आदित्य से क्या बोले। आदित्य नाराजगी के साथ चाहत की ओर देखते हुए, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? वही चाहत घबराकर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सब। आदित्य अपने आंखों से घूरते हुए चाहत से पूछता है, तो ऐसी कौन सी बात है जो तुम जाने से मना कर रही हो? चाहत को समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। उसे पता था कि अगर वह बताएगी तो आदित्य उसे पर हंसेगा और फिर वह कसक को पागल समझेगा, लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा, वरना जिस तरह से आदित्य का गुस्सा बढ़ रहा था वह कुछ गलत ना समझ ले। वही जब चाहत कुछ नहीं बोलती तो आदित्य भी उससे आगे कुछ नहीं पूछता और वह मुड़कर बाहर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही बजाने के लिए मुड़ता है चाहत समझ जाती है कि वह नाराज हो चुका है। चाहत तुरंत ही आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है, आदित्य मेरी बात तो सुनो, वह मुझे कसक का फोन आया था और उसने मुझसे अपने पास आने को कहा, तो मैंने उसे बता दिया था कि हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। ये सुनकर कसक का रोना शुरू हो गया था और फिर उसने फोन रख दिया था। फिर जब अभी कसक ने फोन किया तो उसने कहा है कि बस कल तक मेरा इंतजार कर लो, मैं कहीं से दूल्हा लाऊंगी, पर शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य अपनी आंखें फाड़े जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी चाहत उसकी ओर नजरें उठा कर देती है। वह आदित्य का रिएक्शन देखकर समझ जाती है आखिर में कुछ देर पहले वह भी तो बिल्कुल इसी तरह शॉक्स हो गई थी। वही आदित्य को कुछ ना बोलना देखकर चाहत बोलती है, आदित्य कुछ बोलो ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या करूं। उसकी बातों को सुनकर आदित्य हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी सहेली पागल हो चुकी है, उसे दौरा पड़ने लगा है। भला दूल्हा बाजार में मिलने वाली सब्जी है क्या जिसे जाकर वह खरीद आएगी? अरे वह बिना किसी को देखे और बिना किसी से प्यार किया कैसे शादी कर सकती है? वही आदित्य चाहत को समझता है, देखो चाहत, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि वह एक दिन में दूल्हा लाने वाली नहीं है। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो और शादी करो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। और या तुम्हारी सहेली समझ नहीं आता, मेरी साली है, यह मेरी दुश्मन, और कोई होता तो उसे मैं सीधे सूट कर देता, पर इन लोगों पर तो मैं कोई तरीका भी नहीं आजम सकता हूँ। इतना बोलकर रोनी सी सूरत बना लेता है। ऐसे लग रहा था जैसे चाहत की सहेलियों ने आदित्य पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। वही आदित्य को चाहत बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर आदित्य बिल्कुल भी चाहत की बातों को नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन में वह दूल्हा कहां से लाएगा। वही चाहत ठहर कर कसक को मैसेज कर देती है और फिर तैयार होने के लिए चली जाती है। आधे घंटे बाद चाहत पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने लाल कलर की जरी बॉर्डर वाली बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी जो बहुत ही हल्का था। हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनी थी, पैरों में पायल जो छन छन की आवाज कर रहे थे। बालों को बहुत ही खूबसूरती से जुड़े में बंधा था और उसमें 2 सफेद गुलाब का फूल लगा हुआ था जो बालों की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था जिस पर लाल कलर की लिपस्टिक पूरे चेहरे को बहुत ही खूबसूरती से निखार रही थी। इस वक्त आदित्य अपने बालकनी में खड़ा होकर फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी ही देर में पायल और चूड़ियों की आवाज उसके कानों में जाती है तो वह समझ जाता है कि चाहत तैयार हो चुकी है। वह तुरंत ही फोन कट करके बालकनी से अंदर रूम में चला आता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है तो एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम जाता है। उसने आज तक कभी चाहत को साड़ी पर नहीं देखा था, पर आज लाल साड़ी में इस हल्के से मेकअप के साथ चाहत बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। आदित्य की तो नजरें इस पर टिक गई थी, वह तो पल के झपकाना भी भूल गया था। वही जैसे ही चाहत नजरें उठाकर देखती है तो उसके सामने थोड़ी दूरी पर आदित्य खड़ा था और वह उसे एकटक देखे जा रहा था। चाहत को लगता है शायद वह सही से नहीं तैयार हुई है, तो वह आदित्य से पूछ लेती है, आदित्य क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? क्या मुझे फिर से तैयार होने की जरूरत है? वही उसकी बातों को
सुनकर आदित्य अपने होश में लौटता है और आगे बढ़कर चाहत के माथे को चूम लेता है और बोलता है, तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। इतना बोलकर उसे अपने गले से लगा लेता है और फिर बोलता है, थैंक यू चाहत, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझे अपना बनाने के लिए, थैंक यू मेरा साथ निभाने के लिए। इतना बोलकर वह फिर से चाहत के माथे को चूम लेता है और फिर ध्यान से चाहत की आंखों में देखने लगता है। वही चाहत की आंखें भी अब नाम हो चुकी थी। उसे आदित्य का ये प्यार बहुत ही अच्छा लगता था और अब वह बिना आदित्य के खुद को सोच भी नहीं सकती थी। इस कुछ दिनों में उसे आदित्य की आदत हो गई थी। चाहत जब भी आदित्य के पास होती थी तो उसे सेफ महसूस होता था और हमेशा वह खुश रहती थी। आदित्य को देखकर उसके दिल को अजीब सी खुशी महसूस होती थी। शायद यही वजह थी कि चाहत बहुत ही जल्दी आदित्य से अटैचमेंट महसूस करने लगी। वहीं अब आदित्य की नजर फिर से चाहत के होठों पर पड़ जाती है, जिससे उसका गला सूखने लगता है। लाल गुलाब की पंखुड़ी जैसा उसका होंठ आदित्य को अपनी ओर खींच रहा था, पर वह अपने बेबी गर्ल का मेकअप नहीं खराब करना चाहता था, क्योंकि आज उसकी शादी थी और आज उसकी बीवी को सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था। इसलिए वह खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसका हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर आ जाता है। वहीं अब तक घर के सारे लोग भी तैयार हो चुके थे। नीचे हॉल में ही आदित्य के दादा दादी, उसके मम्मी पापा और अंशिका भी तैयार होकर बैठी थी। जान और लिया डायरेक्टर ऑफिस से कोर्ट में आने वाले थे। थोड़ी ही देर में सभी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद थे। अब जैसे ही वह लोग अपना नाम रजिस्टर करने वाले थे कि तभी अचानक से फिर से चाहत का फोन बजता है और कसक की आवाज आती है, स्वीटी स्वीटी खुशखबरी है, मुझे दूल्हा मिल गया है, बस तू मेरा थोड़ा सा और इंतजार कर ले, मैं बस 10 मिनट में पहुंचती हूँ, फिर हम साथ में शादी करेंगे। उसकी बातों को सुनकर चाहत का तो मुंह खुल जाता है। वही फोन स्पीकर पर था तो सारे लोग उसकी बातें सुनते हैं। इस वक्त जान और लिया भी वहां मौजूद थे। वही कसक की बातों को सुनकर अपने आप को नहीं रोक पाता है और जोर से बोल पड़ता है कि बेचारे की सामत आई है जो इसके हाथ लग गया, बेचारे की किस्मत कितनी खराब थी। आई विश कि वह इसके साथ पूरी जिंदगी खुश रह पाएगा भी कि नहीं। वही उसकी बातों को सुनकर अब सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही आदित्य के मम्मी पापा आदित्य को थोड़ा देर और इंतजार करने के लिए समझा लेते हैं। आदित्य तो मन में सोच रहा था, पता नहीं इस पागल के हाथों कौन बलि चढ़ने वाला है। इतना सोचकर वह उसे इंसान के लिए अफसोस करने लगता है। थोड़ी ही देर में कसक पूरी पलटन के साथ आ जाती है। इस समय कसक के साथ ख्वाहिश, निक, शरण और विनोद भी मौजूद थे। जैसे ही चाहत उन लोगों को देखते हैं तो हैरान हो जाती है। यूं समझ नहीं आता कि आखिर में इन लोगों को किसने बता दिया। तभी वह कसक की ओर घूर कर देखती है। उसने अभी अपना शादी सीक्रेट रखने को सोचा था, क्योंकि आदित्य ने कहा था कि वह एक ग्रैंड वेडिंग करेगा, पर इस कसक की बच्ची ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। वही निक और सैम तो जल्दी से चाहत के पास जाते हैं और उससे नाराज होते हुए बोलते हैं कि तुम चुपचाप शादी करने वाली थी, हमें कब बताने वाली थी। वहीं उनकी नाराजगी देखकर चाहत बोलती है, भाई प्लीज आप लोग नाराज ना हो, ये मैं आप लोगों को बताने वाली थी, पर मैं अभी इस शादी को थोड़े दिन सिगरेट रखना चाहती थी। बाद में हमने ग्रैंड वेडिंग का प्लान बनाया था तो सबको बता देते। वही स्वयं नाराज होते हुए बोलता है कि आप हम लोगों को बाद में बताती, जबकि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। इतना बोलकर वह अपना मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। उसके छवि गाल मुंह फुलाने की वजह से और ज्यादा फुले से हो गए थे। इस समय स्वयं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। चाहत प्यार से उसका गाल खींचते हुए बोलती है, अरे मेरा प्यारा भाई, अगर तुम मुझसे नाराज हो जाओगे तो तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजू अपने साथ ले जाएंगे, फिर तुम किस पर अपना गुस्सा दिखाओगे। वही उसकी बात सुनकर स्वयं अब घर कर आदित्य की ओर देखने लगता है। वही आदित्य तो आश्चर्य से चाहत की ओर देखने लगता है, मानो ये बोल रहा है कि अब मैं क्या किया, तुमने बेवजह मेरे साले को मेरा दुश्मन बना दिया। वही चाहत को आदित्य का ऐसा चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वहीं से अब तो हर समय बस आदित्य को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूरे जा रहा था, मानो उसके सामने उसका कोई दुश्मन खड़ा हो। आदित्य तो अपना सर ही पिट लेता है।
क्योंकि अब उसे अच्छे से पता था चाहत का ये पजेसिव भाई अब पूरे समय उसे ऐसे ही देखता रहेगा। वह मन में सोचता है यार क्या अब यह मुझे अपनी आंखों से ही जलकर भस्म कर देने वाला है। वही अचानक से चाहत कसक से पूछती है, कसक बाकी सब तो ठीक है लेकिन तेरा दूल्हा कहाँ है, तो किससे शादी करने वाली है। अब सबका ध्यान कसक की ओर जाता है तो सब कसक के बोलने का इंतजार करने लगते हैं। वही कसक मुस्कुराते हुए दरवाजे के पीछे खड़े शिव को खींचकर बाहर लाती है। वही उनके साथ आया था पर अंदर जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वह अंदर गया तो कसक उसे जबरदस्ती शादी करेगी। वही जब सब लोग शिव को इस तरह से देखते हैं तो उनकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। वही आदित्य तो शिव को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर में शिव कैसे इस पागल लड़की के हाथों चढ़ गया। शिव बहुत ही बेचारगी से आदित्य को देख रहा था, मानो कह रहा हो कि प्लीज यार मुझे बचा लो। चाहत भी शिव को देखकर आश्चर्य में थी। वह तुरंत ही कसक की ओर देखकर पूछती है, कसक ये क्या है और तुमने शिव को शादी के लिए कैसे तैयार किया। क्योंकि चाहत अच्छे से जानती थी कि कसक किसी से प्यार नहीं करती है, उसके जिंदगी में अभी उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस लड़की ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। वही चाहत की बातों को सुनकर लिया और जान जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर चाहत को समझ नहीं आता कि वह क्यों इतना हंस रहे हैं, तो वह हमसे पूछती है क्या हुआ, तुम लोग क्यों इतना हंस रहे हो। किसी तरह जान अपनी हंसी रोकते हुए बताता है। फ्लैशबैक, जब पहली बार कसक ने चाहत के पास फोन किया था तो चाहत ने कसक को बताया था कि वह कोर्ट मैरिज करने जा रही है। तब कसक जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज तू मेरे बिना शादी नहीं कर सकती है, देखा हमने साथ में कस्में वादे खाए हैं, तू मेरे साथ ही शादी कर सकती है। उसकी बातों को सुनकर उसके आसपास खड़े सभी लोग कसक को आश्चर्य से देखने लगते हैं, पर उसने तो ड्रिंक कर रखी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि जब पहली बार कसक ने चाहत को फोन किया था तो उसने उसे बता दिया था कि आदित्य आज ही उसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। इस बात से दुखी होकर कसक क्लब में आ गई थी और ड्रिंक कर रही थी, और फिर ड्रिंक करने के बाद उसने फिर से चाहत के पास फोन किया था। फिर कुछ देर बाद जब आदित्य नहीं मानता तो चाहत में कसक को मैसेज कर दिया था और बता दिया था कि आदित्य बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है, उसे आज कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ेगी। जैसे ही कसक ने वह मैसेज पढ़ा उसका तो दिमाग ही घूमने लगा और वह जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से उसे क्लब में शिव भी मीटिंग के लिए गया था, क्योंकि आदित्य ने आज का पूरा शेड्यूल शिव को पकड़ा दिया था। और अचानक से उसकी आवाज सुनकर शिवा उसे और देखता है तो पाता है कि कसक रोते हुए कुछ बोल रही है, पर उसके आंखों में आंसू नहीं था, इसलिए शिव को उसे पर हंसी आ जाती है और वह उसे टीस मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता और कसक की ओर देखकर हंसते हुए बोलता है, अरे बंदरिया मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ इस हाल में मिलेगी। वैसे ये देवदास बनी क्यों रो रही हो बिना आंसुओं के। वही उसकी बातों को सुनकर कसक को गुस्सा आ जाता है। वह अपना सर उठाकर देखती है तो अपने सामने शिव को पाती है। पहले उसने सोचा था कि यह कोई और होगा, लेकिन जब बंदरिया शब्द सुनती है तो वह जान जाती है कि यह वही गोरिल्ला और चिंपांजी है, और तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, वह पके हुए कद्दू, सड़े हुए टमाटर, मटर के छिलके, पानी के बुलबुले। बंदरिया किसे बोल रहा है, तू जानता नहीं है मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, अगर मुझसे उलझेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। वही उसकी बातों को सुनकर अब शिव को भी गुस्सा आने लगता है। वह उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा मुझे, मैं सड़ा हुआ टमाटर और पका हुआ कद्दू हूँ। अरे मेरे जितना हैंडसम तुम्हें यहाँ पूरे शहर में कोई नहीं दिखेगा, लड़कियां मुझ पर मरती हैं, पर तुमने कभी अपना चेहरा देखा है, पूरी बंदरिया दिखती हो और तुम्हारा व्यवहार भी पूरा बंदरिया जैसा ही है। किस्मत तो उसे बेचारे की फूटेगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, वह तो पूरी जिंदगी अपने खराब किस्मत पर रोएगा। बेचारे शिव को पता नहीं था
कि उसका ये ताना मारना उसके लिए ही भारी पड़ने वाला है। जैसे ही शादी की बात कसक के कानों में जाती है तो उसे तुरंत ही याद आ जाता है कि चाहत शादी करने वाली है। फिर वह शिवा की ओर देखते हैं और अब उसके होठों पर धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक स्माइल आने लगती है। पहले तो शिव कुछ समझ नहीं पाता, पर उसकी इस तरह की खतरनाक स्माइल देखकर अब उसे कुछ गलत होने का डर सताने लगता है। फिर वह सोचता है कि यह छोटी सी बंदरिया उसका क्या बिगाड़ लेगी, एक हाथ की ही तो है, उठाकर दूर फेंक दूंगा। इतना सोचकर वह खुद को तसल्ली देने लगता है। पर उसे क्या पता था उसके सामने खड़ी यह बंदरिया एक हाथ की नहीं, पूरी एटम बम है। कसक बहुत ही ध्यान से शिव को देखने लगती है और मन में सोचती है, वैसे देखने में तो मुंडा बड़ा ही सोना है, नैन नक्श भी ठीक ठाक है, लंबाई भी ठीक है, रंग भी साफ है, कमाता भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो यह आदित्य जीजू का सेक्रेटरी है। इसका मतलब ये हर वक्त आदित्य जीजू के साथ ही रहता है, तो इसका मतलब मैं भी अब कसक के साथ हमेशा रह सकूंगी। यह सोचकर अब वह जोर जोर से हंसने लगती है। वही शिव तो उसे इस तरह से देख रहा था जैसे उसके सामने कोई पागल आ गई हो। वह कसक से पूछता है, अरे वह बंदरिया, क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया है जो इस तरह से पागलों की तरह हंसे जा रही हो? उसकी बातों को सुनकर कसक अपनी हंसी रोककर उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ तुमने सच कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पागलपन का दौरा पड़ता है, और अब देखो यह पागल तुम्हारे साथ क्या करती है। इतना बोलकर वह शिव के पास जाती है और उसके काल को पकड़कर अपने पास खींच लेती है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ। इतना कहकर वह उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं अब शिव को कुछ डर लगने लगता है और वह उसे अपना काला छुड़ाते हुए बोलने लगता है, अरे छोड़ो, या तुम क्या कर रही हो, मुझे मीटिंग में जाना है, प्लीज छोड़ो मुझे। पर कसक उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसे घसीटते हुए बाहर अपनी गाड़ी तक ले आती है। वही जैसे ही शिव भागने को होता है तो कसक अपने साथ लाए बोतल को जोर से सड़क पर तोड़ देती है और फिर उसे बच्चे आधे बोतल को उठाकर शिव के ऊपर कर देती है और बोलती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना बोलकर वह गाड़ी का दरवाजा खोल जोर से एक लात शिव को मारती है, जिससे वह सीधा जाकर सीट पर गिरता है। वही कसक जल्दी से दूसरी ओर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। शिव को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो गया। वह तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, पर कसक उसे पकड़कर खींच लेती है। उसने उसे इतनी जोर से खींचा था कि सीधा जाकर कसक के ऊपर गिरता है और अचानक ही कसक और शिवा का होंठ एक दूसरे से टच हो जाता है और एक्सीडेंटल किस हो जाती है। वही कसक हल्के नशे में थी। जैसे ही शिव के होंठ उसके होठों से टच होते हैं तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अब वह शिव को टाइटली पकड़ लेती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। ऐसा करने में उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वही शिव बेचारा अपनी आंखें फाड़े कसक को देख रहा था। वह तो पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था, उसका शरीर तो काम करना ही छोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो गया। 5 मिनट बाद जब कसक उसे छोड़ती है तो वह जोर जोर से सांस लेने लगता है और अपनी रोती हुई नजरों से कसक की ओर देखता है। वही इस वक्त कसक के होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। वह शिव से बोलता है, देखा कितना अच्छा लगा ना, आगे भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। बस एक बार तुम मेरे साथ चलो और मेरा कहना मानो, और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें नरक के दर्शन भी करा दूंगी। ये बात उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से में कही थी। उसका इस तरह का गुस्सा देखकर तो शिव एक पल के लिए डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। तभी कसक अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार ऑफिस की ओर बढ़ा देती है। उसने पहले ही ख्वाहिश को बता दिया था और ख्वाहिश ने बाकी लोगों को बता दिया था, जिससे आप सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। फ्लैशबैक एंड। उसकी बातों को सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर दूसरे ही पल वहां जोर जोर से उठाकर मार के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। सभी अपना पेट पड़े जोर जोर से हंस रहे थे। आदित्य, जिनके होठों पर कभी हंसी नहीं आती थी, वह भी आज खुद को नहीं रोक पाया। शिव का हाल देखकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी।
जो शिवा उसके साथ रहते हुए बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिससे कोई उलझने की कोशिश भी नहीं करता था, आज एक लड़की ने उसे बोतल की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर कर दिया तो सबका इतना हंसना तो जायज था। वही शिव तो अपना मुंह बनाए एक कोने में खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे इससे बुरा दिन उसकी जिंदगी में कभी ना आया हो। आज बेचारे के इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी, वही कसक भी जोर जोर से हंस रही थी। वही जैसे ही शिवा की नजर कसक पर पड़ता है तो वह उसे देखा ही रह जाता है। आखिर में उसे पकड़ कर लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वह भी कसक को देखकर पहली बार में ही पसंद करने लगा था। पहली नजर वाला प्यार हो गया था, और जब कसक खुद से उससे शादी करना चाहती है तो वह यह मौका कैसे छोड़ देता। इसी वजह से वह भी चुपचाप कसक के साथ आ गया। पर इस बात से सभी लोग अनजान थे। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि शिव ने सबको बेवकूफ बनाया या सभी लोग शिव को बेवकूफ समझे। पर जो भी हो भाई, हमारे कसक को दूल्हा तो मिल ही गया। वहीं अब जैसे ही ये लोग अपनी शादी को रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़े तो निक ने भी आगे बढ़कर ख्वाहिश का हाथ थाम लिया और चाहत से बोला कि हम लोग भी शादी करना चाहते हैं। उसकी बातों को सुनकर अब फिर से एक बार सबके चौंकने की बारी थी। वही चाहत तो आश्चर्य निक और ख्वाहिश को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कब हो गया। अभी चाहत कुछ पूछती उससे पहले ही ख्वाहिश जल्दी से बोलती है, चाहत अभी देर हो रही है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बता दूंगी, फिलहाल अभी के लिए तुम कुछ ना पूछो। वही चाहत को इस शादी से कोई एतराज नहीं था, वह तो पहले से ही चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। चाहत के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह प्यार से ख्वाहिश को गले से लगा लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, चलो अभी देर हो रही है। इतना बोलकर वह सब लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन फिर तभी पीछे से आवाज आती है, अरे यार थोड़ा रुक जाओ, मुझे भी कुछ बताना है। यह आवाज कबीर की थी। तभी सब एक साथ मुड़कर कबीर की ओर देखने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी से क्या हो गया है, ये क्या हमें बताने वाला है। कभी कभी जल्दी से अपने जेब से छोटी सी डिब्बी निकलता है और लिया के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठकर उसको ओपन करता है। तो उसमें एक बेहद ही खूबसूरत सी डायमंड रिंग थी। सबको कुछ समझ नहीं आता, सभी लोग आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े कबीर को देख रहे थे। लिया तो शर्म के मारे सर नीचे की ओर झुका लेती है। उसका तो किसी को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही कबीर तो आज अपनी पूरी बेशर्मी पर उतर आया था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक कैसे कबीर लिया को प्रपोज कर सकता है। लिया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वह खुराना कंपनी की मैनेजर के पोस्ट पर थी और उसकी यही पहचान नहीं थी। वह एक अच्छी परिवार से थी और उसकी खुद की कंपनी थी। चाहत की वजह से उसके साथ रहती थी। चाहत और लिया अच्छी दोस्त थी। तभी चाहत बोलती है, कबीर भाई ये सब क्या है और आप और लिया कैसे? इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे क्या बोले। वही कबीर उसकी बातों को सुनकर लिया की ओर देखने लगता है। उसे लग रहा था शायद लिया कुछ बोले कर लिया तो शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। जब कबीर देखा है कि लिया कुछ नहीं बोलने वाली है तो वह खुद ही बोलता है, वरना अगर यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा तो इतने सालों का इंतजार उसका बर्बाद हो जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। कबीर चाहत की ओर देखते हुए बोलता है, चाहत बच्चा बात ऐसी है कि पिछले 5 सालों से मैं लिया को पसंद करता आया हूँ। लिया जब भी कंपनी के काम से इंडिया आई थी तो मैं उसे इम्प्रेस करने में लग जाता था, पर यह पत्थर दिल तो एक बार भी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। लेकिन लगातार लिया का पीछा करते हुए मुझे क्या एहसास हो गया था कि वह भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगी है, क्योंकि मैं जब भी उसे कोई गिफ्ट देता या उसे फ्लर्ट करता तो वह मुझे कभी पलटकर मरती नहीं थी। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर वहां सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चाहत बोलती है, तो फिर आपको कैसे पता चला? तो फिर से कबीर बोलता है, एक दिन मैं लिया के पीछे पीछे जा रहा था, अचानक मेरे मामा की बेटी आ गई और वह मेरे गले से लग गई, यहाँ तक कि उसने मेरे गालों पर भी किस किया। फिर वह मुझे लेकर अपने साथ चली गई। उसे वक्त उसके आने की खुशी में मैं सब कुछ
भूल गया और मेरा नजर लिया के ऊपर से हट गया। वही लिया ये सब कुछ देखकर जल भून चुकी थी। इस बात से मैं बिल्कुल अनजान था। हम दोनों रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से बातें करने लगे। साथ में मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया भी और यह सब लिया छुपकर देख रही थी। शायद उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे साथ की लड़की को देखकर। थोड़ी ही देर में मैं वहां से चला गया। फिर क्या था, लिया उसके पास जाकर वह इससे आगे बोलता कि लिया जोर से चिल्लाती है नहीं। वहीं अब सारे लोग आश्चर्य से लिया की ओर देखने लगते हैं कि इसे क्या हो गया। जैसे ही लिया देखी है कि सभी उसे कैसे देख रहे हैं तो वह फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे इस समय बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। कबीर उसके चिल्लाने की वजह से चुप हो गया था, पर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह हंसते हंसते लोटपोट जाए, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था वरना लिया का कहा आज जो उसके ऊपर गिरता। वही चाहत समझ चुकी थी कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वह लिया को अच्छे से जानती थी। वह कोई सीधी साधी तो नहीं थी, तो जरूर उसने कुछ किया है जो इतनी जोर से चिल्ला रही है। वह तुरंत ही पूछती है कबीर भाई आगे क्या हुआ। वही लिया अब मना करने लगती है तो चाहत घूर कर लिया की ओर देखते हैं। लिया फिर से चुपचाप नजरें झुका लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ आ गया था कि चाहत जब तक नहीं जान लेगी मानने वाली नहीं है। चाहत फिर से कबीर से बोलता है भाई आप डरो मत, आगे बोलो मैं भी तो देखूं इसलिए कि बच्ची ने क्या कांड किया। तभी कबीर आगे बोलता है जैसे ही लिया मेरी बहन के पास पहुंची उसने बिना कुछ सोचे समझे जोरदार तमाचा उसकी गालों पर मार दिया। मेरी बहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वह अपने गालों पर हाथ रख अपनी आंखों में आंसू भर लिया की और देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लड़की कौन है और उसने इसे क्यों मारा। वह तो इसे जानती भी नहीं। वह आगे कुछ पूछता इससे पहले ही लिया ने उसका हाथ पकड़ उसे उसकी कुर्सी से खड़ा कर दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए उसे वार्निंग देने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कबीर के पास आने की। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर तुम इतना जरूर ध्यान रखना कबीर सिर्फ मेरा है और अगर तुम मुझे दोबारा कबीर के आसपास दिखाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मेरी बहन सिम्मी जो बहुत ही ज्यादा मासूम थी, इसकी इस खतरनाक धमकी को सुनकर वह तो कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह उसे बताना चाहती थी कि कबीर मेरा भाई है, पर लिया लगातार उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रही थी और बेचारी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं वहां कुछ देर पहले ही पहुंचा था। ये सारा नजारा देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये सब क्या हो गया। मैं दौड़कर लिया के पास गया और उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कराया। इतना ज्यादा गुस्से में थी कि मुझ पर भी बरस पड़ी। दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते हो और घटिया इंसान पीठ पीछे ऐसी हरकत करते हो। बताओ और कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। अगर आज के बाद मेरे पीछे आए तो तुम्हारी जान निकाल लूंगी। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इस वजह से मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहती थी। तभी मैंने उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया और फिर उसे शांत करने लगा। थोड़ी देर में जब वह शांत हुई तो मैंने उसे अपनी बहन सिम्मी से मिलवाया। लिया यह मेरी बहन सिम्मी है। जैसे ही बहन सुना तो लिया का चेहरा देखते ही बन रहा था। इस वक्त कबीर के आंखों के सामने सारा नजारा चल रहा था। वही लिया तो शर्म से घड़ी जा रही थी। तभी चाहत की आवाज आती है फिर क्या हुआ भाई। तो कबीर बोलता है होना क्या था। सिम्मी तो डर के मारे मेरे पीछे छुप गई और मुझे बोलने लगी भाई इतनी खतरनाक भाभी मुझे नहीं चाहिए। अगर यह घर पर रही तो हम लोग आपसे मिलने कैसे आएंगे। ये तो हमारी जान ही निकाल लेंगे। उसकी बातों को सुनकर लिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उससे लग रहा था कि यही गड्ढा खंद कर गर जाए। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी गलती की होगी। फिर क्या था, लिया के माफी की लिस्ट बहुत ही लंबी हो गई। वह सिम्मी को इम्प्रेस करने में लग गई। उसे डर था कि सिमी ने यह बात अगर अपने घर पर बताई तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी बचकानी हरकत को सुनकर लोग उसे पर हंसेंगे। अब वह सिम्मी को नाराज नहीं रहने दे सकती थी, इसलिए वह डेली सिम्मी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया करती थी। पर वह मुझसे नाराज हो गई थी कि मैं उसे क्यों नहीं बताया कि यह उसकी बहन है। अब तुम ही बताओ चाहत, जब यह मुझे ठीक से बोलते भी नहीं थी, बातें भी नहीं करती थी,
और सिमी अचानक से आ गई थी तो मैं इन्हें कैसे बताता कि सिमी मेरी बहन है, इसमें मेरी क्या गलती है। वह नाराजगी लेकर आज तक ये बैठी है। उसकी सारी बातों को सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और चाहत लिया को देखकर बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी छुपी रुस्तम निकली, चल मैं तुझे तो घर पर बताती हूँ। पर फिलहाल तू अभी कबीर भाई को माफ कर दे, क्योंकि इसमें कबीर भाई की गलती नहीं है, सारी गलती तो तेरी है। आप सभी लोग लिया को यही बात बोलते हैं। लिया भी कबीर से नाराज नहीं थी, वह तो बस शर्मिंदा थी। फिर कबीर लिया को प्रपोज करता है और लिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। कबीर लिया को अंगूठी पहनाता है। अभी आगे कुछ होता है उससे पहले ही आदित्य की आवाज आती है। वह गुस्से से बोल रहा था, अब आप लोगों का हो चुका तो अंदर चलो, सारे लोगों को आज के दिन ही शुरू होना था। मेरा इतना अच्छा टाइम सब बर्बाद करने में तुले हैं। उसकी बातों को सुनकर सब हंसने लगते हैं। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ साफ देखी जा सकती थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन लोगों की वजह से वह कितना ज्यादा चिढ़ रहा है। आदित्य तुरंत ही चाहत का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। वह नहीं चाहता था कि अब फिर से कोई आकर टपक जाए और उसका टाइम बर्बाद होगा, तो जल्दी से जल्दी चाहत से मैरिज करना चाहता था। पर ये लोग बारी बारी से नौटंकी लगा कर बैठे हैं। उसका बस चलता तो सबको मार मार कर यहाँ से भगा देता, पर वह चाहत की वजह से अब तक शांत था, पर अब उससे शांत नहीं रहा जा रहा था। थोड़ी ही देर में सभी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर खड़े थे। अब सभी जूड़ों को रजिस्टर में अपना नाम और सिग्नेचर करना था। आदित्य ने चाहत के हाथ को कसकर पकड़ा और दोनों ने साइन किया। निक और ख्वाहिश ने भी मुस्कुराते हुए साइन किए। कसक ने शिवा की ओर देखकर हल्की शरारत भरी मुस्कान दी और दोनों ने दस्तखत किए। लिया और कबीर ने एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए साइन किए। हर कपल ने दस्तखत करने के बाद अपने अंगूठे का निशान भी दिया। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार ने चारों कपल्स को आधिकारिक मैरिज सर्टिफिकेट सौंपा। रजिस्ट्रार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप सब कानूनी रूप से पति पत्नी घोषित होते हैं। आप सबको नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आदित्य ने चाहत को गले से लगा लिया। निक ने ख्वाहिश का हाथ चूम लिया। कसक में शिव को आंख मार दी। वही कबीर ने लिया को अपने गले से लगा लिया। इस समय चारों तरफ खुशियों का माहौल था। आदित्य के दादा दादी आदित्य के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। थोड़ी ही देर में सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर में क्या बताएगा, लेकिन आदित्य के कहने पर वह उसे अपने घर ले जाता है। आदित्य ने उसके घर वालों से बात कर ली थी और अब उसके घर वाले भी इस शादी से खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था आदित्य ने कहा है तो सब ठीक है। आदित्य नहीं चाहता था कि आज कोई भी चाहत और उसके बीच में आए, इस वजह से आज उसने किसी को भी अपने घर आने से मना कर दिया था। काफी देर हो चुकी थी, सभी बहुत ज्यादा थक गए थे। रूबी जी पहले ही घर के लिए निकल गई थी। उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ चाहत का गृह प्रवेश कराया और भी जो रस्में थी उसे पूरी कराया। इस बीच आदित्य बहुत ज्यादा खुश था। खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, इसी वजह से उसका पूरा परिवार भी खुश था। अंशिका ने आदित्य का कमरा सर्वेंट की मदद से बहुत ही अच्छे से सजा दिया था। थोड़ी देर में अंशिका चाहत को लेकर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही चाहत की नजर कैमरे में जाती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। पूरा कमरा रेड रोज से सजा हुआ था। फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अंशिका चाहत को बेड पर बैठाती है। पूरा बेड गुलाब के फूलों से ढका हुआ था। अंशिका प्यार से बोलती है, भाभी, जब मैं आपको पहली बार देखा था तभी से मैंने आपको अपनी भाभी मान लिया था, और देखो आज आप मेरी भाभी बन गई हो। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। वही चाहत उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या इसमें मुझे पहले दिन ही अपने भाई के लिए पसंद कर लिया था? ये सोचकर चाहत के होठों पर भी मुस्कान छा जाती है। प्यार से अंशिका के गालों पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम इतना दूर का सोचती हो, पर जो भी है बहुत अच्छा है। चाहत की बातों को सुनकर अंशिका भी हंसने लगती है। अंशिका बोलती है,
ठीक है भाभी, अब आप यहाँ भैया का इंतजार करिए, मैं भैया को भेजती हूँ। इतना बोलकर अंशिका तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर में आदित्य वहाँ आता है, लेकिन वह कमरे के अंदर जा पाता इससे पहले ही दरवाजे को घेर कर अंशिका खड़ी थी। वह आदित्य को देखकर बोलती है, भाई क्या आपके अंदर जाना है? आदित्य उसकी बातें सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। वह अंदर जाने के लिए ही तो इतना सब कर रहा है, फिर यह बेवकूफ क्यों पूछ रही है कि उसे अंदर जाना है? वह अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वही अंशिका समझ जाती है कि उसका भाई क्या सोच रहा है, तो वह बिना देर किए बोलती है, भाई है एक रस्म है, अगर आपके अंदर जाना है तो पहले आप मेरी डिमांड पूरी कीजिए, नहीं तो मैं आपके अंदर नहीं जाने दूंगी। आदित्य उससे पूछता है क्या चाहिए, तो वह सोचने की एक्टिंग करने लगती है। आदित्य बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, उसे चाहत के पास जाना था पर यह पागल लड़की उसे रोक कर रखी थी। वह गुस्से में बोलता है, जल्दी से बोलो वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बातों को सुनकर अंशिका हड़बड़ा जाती है। उसे अच्छे से पता था उसका भाई बोल रहा है तो वह कर भी देगा। तुरंत ही बोलती है, भाई मुझे आपकी न्यू स्पोर्ट कार चाहिए। ये सुनकर आदित्य उसे घूर कर देखने लगता है। उसने इस लिमिटेड एडिशन की कार बहुत ही मुश्किल से विदेश से मंगवाई थी, इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और वह इससे यह मांग रही थी। वही अंशिका देखी है कि उसके भाई का देने का कोई मूड नहीं है तो वह बोलती है, सोच लो भाई, चाहत आज देने का कोई मूड नहीं है तो वह बोलती है, सोच लो भाई चाहत। चाहत भाभी आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है और लाल कलर के लहंगे में तो कहर ढा रही है। आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है भाभी को छोड़कर जाने का। उसकी बातों को सुनकर आदित्य घूरकर उसे देखने लगता है। इस पागल लड़की के कहने का क्या मतलब है? वह उसकी बीवी के पास आज रुकने वाली है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज के दिन तो चाहत से बिल्कुल भी दूर नहीं रहने वाला है। वह कितनी बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रहा है और यह पागल लड़की कबाब में हड्डी बन रही है, इसे तो बाद में देखूंगा। आदित्य ने तुरंत ही बिना एक पल गंवाए उसे हाँ बोल दिया। जैसे ही अंशिका ने आदित्य का सुना तो वह खुशी से आदित्य के गले लग जाती है और उसे बाय बोलकर वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही आदित्य जल्दी से अंदर जाता है, उसे इंतजार नहीं हो रहा था। वह अंदर जाकर तुरंत ही दरवाजे को लॉक कर देता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। कमरे का माहौल हल्की रोशनी से भरा हुआ था। बाहर से आती ठंडी हवा पर्दों को हौले से हिला रही थी। पूरा कमरा ताजा फूलों की खुशबू से महक रहा था। जगह जगह पर बहुत ही खूबसूरती से खुशबूदार कैंडल जलाए गए थे, जिस कमरे का माहौल और भी अधिक रोमांटिक लग रहा था। फिर उसकी नजर बेड पर पड़ती है। पूरा बेड लाल गुलाब के पंखुड़ियों से ढका हुआ था। उसे पर उसकी प्यारी सी वाइफ लाल कलर के लहंगे को पहनकर घूंघट डाले बैठी थी। इस वक्त उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लाल गुलाब का फूल खिल रहा हो। आदित्य धीरे धीरे चाहत के पास जाता है और धीरे से उसके सामने बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे कर वह उसका घूंघट उठाता है। वह बेसब्र हो रहा था चाहत के प्यारे से चेहरे का दीदार करने के लिए। जैसे ही चाहत का घूंघट उठाता है, चाहत शर्म से अपने नजरें झुका लेती है। वही आदित्य तो अपनी नजरें चाहत पर से हटा ही नहीं पाता है। सच में आज तो चाहत भला की खूबसूरत लग रही थी। आदित्य आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है, फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। आज आदित्य के दिल में बहुत ही ज्यादा सुकून था, क्योंकि आज चाहत उसकी हो गई थी। अब कोई भी चाहत को उससे दूर नहीं कर सकता था। ये खुशी उसके दिल में हिलोरा मार रही थी। फिर आदित्य चाहत प्यारे से चेहरे को निहारने लगता है। अब आज वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे ही आदित्य ने चाहत को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, उसके हाथों की मजबूत पकड़ से चाहत का दिल जोर से धड़क उठा। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, मानो उसकी हर नस आदित्य के स्पर्श से जाग उठी हो। आदित्य ने अपना चेहरा चाहत के गले में छुपा लिया। उसकी सांसों की गर्माहट और चाहत के शरीर से आती हल्की सी खुशबू ने उसके दिल को और बेचैन कर दिया। उस पल में आदित्य की धड़कनों का हर एक ताल चाहत को अपनेपन और गहराई का एहसास करा रहा था। चाहत की पलकों पर हल्की झिझक तो थी, मगर उसकी आत्मा जानती थी कि यह पल खास है और उसके लिए बहुत ही अनमोल है।
धीरे धीरे आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखें जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थीं, बिना शब्दों के, बस भावनाओं के जरिए। आदित्य की आंखों में चाहत के लिए गहरा अपनापन और सच्चा प्यार झलक रहा था। चाहत की आंखों में हल्की शरारत, थोड़ी हिचक और धीरे धीरे पनपता प्यार साफ झलक रहा था। फिर आदित्य ने झुककर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। शुरुआत में ये किस बहुत ही मुलायम, मासूम और हल्की थी, जैसे वह चाहत को सिर्फ महसूस करना चाहता हो। चाहत का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके हाथ खुद ब खुद आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ चुके थे। कुछ ही पलों बाद वह किस और गहरा और इंटेंस हो गया। आदित्य का प्यार, उसकी तड़प और उसकी चाहत उसमें उतर आई थी। चाहत ने भी अपने डर और झिझक को छोड़कर उस पल को अपना लिया। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी, अब बस दो दिलों की धड़कनें एक हो रही थीं। चाहत की सांसें तेज होने लगी, आदित्य की उंगलियां उसकी कमर से होकर उसकी पीठ पर फिरने लगी। उसके स्पर्श में सुरक्षा थी, मगर साथ ही एक आग भी थी जो चाहत के भीतर तक जलने लगी थी। चाहत की उंगलियां आदित्य की गर्दन पर कसने लगी, जैसे वह उसे अपने और करीब खींचना चाहती हो। उस पल दोनों के बीच सिर्फ जिस्मानी नजदीकी नहीं थी, बल्कि भावनाओं का गहरा समंदर उमड़ पड़ा था। आदित्य चाहत को इस तरह थामे हुए था जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो, और चाहत खुद को उसके सीने से लगाकर ऐसे महसूस कर रही थी जैसे यही उसका असली ठिकाना हो। धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी एक अनकहे इकरार में बदल गई। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं, और कमरे का हर कोना उनकी धड़कनों की गूंज से भर चुका था। इस पल में न कोई शक था, न कोई दूरी, बस एक एहसास था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आदित्य के होंठ अब चाहत के होठों पर पूरी तरह कैद हो चुके थे। उनकी किस अब सिर्फ नरमी तक सीमित नहीं थी, उसमें एक पागलपन, एक गहरी चाहत और प्यार का तूफान था। चाहत के होंठ आदित्य की हर हलचल का जवाब देने लगे, उसकी झिझक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी सांसें तेज होकर आदित्य की सांसों में मिल रही थीं। आदित्य ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ चाहत की पीठ पर घूमते हुए उसके रेशमी बालों तक पहुंच गए। चाहत की उंगलियां आदित्य की गर्दन से होते हुए उसके कंधों पर कस गईं, मानो वह उसे खोने से डर रही हो। उस स्पर्श में एक लत थी, न छोड़ने की और न ही रुकने की। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। आदित्य ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। चाहत की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसके होठों से एक हल्की सी सिसकारी निकली। उसकी पूरी देह आदित्य के स्पर्श से कांप उठी। हर चुंबन जैसे उसकी आत्मा तक उतर रहा था। चाहत का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने आदित्य को और पास खींच लिया। उसकी हथेलियां आदित्य की पीठ पर सरकती हुई उसकी शर्ट के नीचे चली गईं। उसकी उंगलियों का वह गर्म और मुलायम स्पर्श आदित्य को और बेचैन करने लगा। आदित्य ने चाहत का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, चाहत, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में पागलपन और बेतहाशा मोहब्बत झलक रही थी। चाहत ने भी उसे अपनी धड़कती हुई छाती से लगाकर फुसफुसाया, आदित्य, मैं भी अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। उसके शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। वह फिर से झुककर उसे अपने होठों से कैद करने लगा। इस बार यह किस और लंबी और ज्यादा इंटेंस थी। उनके शरीर एक दूसरे से ऐसे लिपट चुके थे जैसे उनमें अब कोई फासला बाकी ना हो। धीरे धीरे आदित्य ने चाहत को अपने बेड पर लेटा दिया। वह उसके ऊपर झुक गया और चाहत की सांसें और भी भारी हो गईं। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली और आंखों में एक नशा था, प्यार का नशा। आदित्य ने उसके माथे, गालों और होठों पर एक एक कर किस की बौछार कर दी। चाहत उसके स्पर्श में खो गई थी। उसकी उंगलियां आदित्य के बालों में उलझ रही थीं, उसका शरीर आदित्य की पकड़ में ढलता जा रहा था। दोनों की धड़कनें अब एक लय में थीं।
वह रात सिर्फ एक इजहार नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की रात बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य ने चाहत को धीरे से अपने नीचे महसूस करते हुए उसके चेहरे पर झुककर देखा। उसके चेहरे की मासूम लाली, आंखों की झिझक और हल्की सी मुस्कान उसे और भी दीवाना बना रही थी। उसने उसके होठों पर हल्का सा किस किया और फिर उसके गले पर अपने होठों को टिका दिया। चाहत का शरीर एकदम से सिहर गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। चाहत की हथेलियां आदित्य की पीठ पर घूमते हुए उसकी शर्ट के सारे बटन खोलने लगी। हर बटन के खुलते ही दोनों के बीच की दूरी और कम हो रही थी। नहीं, अब तक आदित्य ने भी चाहत के सारे कपड़े निकालकर उसके जिस्म से अलग कर दिए थे। आदित्य ने चाहत की नाजुक उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसके गालों को चूमते हुए उसके बालों को पीछे किया। अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी। आदित्य का स्पर्श चाहत के रग रग में उतर रहा था। उसने चाहत की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया। चाहत की सांसें आदित्य के सीने पर गर्माहट छोड़ रही थी। आदित्य ने उसके कंधे पर, उसकी गर्दन पर किस की बौछार कर दी। हर चुंबन चाहत की आत्मा को हिला रहा था। चाहत के होठों से निकली हल्की सी कराह आदित्य के कानों तक पहुंची और वह और भी पागलपन से उसके करीब आने लगा। चाहत अब पूरी तरह उसके आगोश में खो चुकी थी। उसकी उंगलियां आदित्य की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर कस गईं। उसका पूरा शरीर आदित्य को स्वीकार कर चुका था। उस पल में दोनों के बीच सिर्फ जिस्मानी नजदीकी नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा मिलन था। आदित्य ने चाहत को और पास खींचा, उसकी सांसें चाहत की सांसों में मिल गईं। उनका प्यार अब किसी हद में कैद नहीं था। जिस आग को दोनों ने इतने दिनों तक अपने भीतर दबा रखा था, वह अब फूट चुकी थी। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की परछाइयां एक हो चुकी थीं। उनकी धड़कनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। आदित्य और चाहत ने उस रात सिर्फ एक दूसरे को छुआ नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया। वह रात उनकी मोहब्बत की गवाह बनी, जहां दो जिस्म नहीं, बल्कि दो रूहें एक दूसरे में समा गईं। पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते रहे। रात के किस पहर वह नींद के आगोश में गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आकर पूरे कमरे में एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे। बेड पर चाहत आदित्य की बाहों में पूरी तरह सिमटी हुई थी। उसका चेहरा आदित्य के सीने पर टिका हुआ था और उसकी सांसें बेहद सुकून भरी लग रही थीं। आदित्य धीरे धीरे जागा। उसकी आंखें सबसे पहले चाहत के मासूम चेहरे पर पड़ी। रात की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसके बिखरे बाल उसके गालों पर आकर गिरे थे। आदित्य ने बेहद नरमी से उसके चेहरे से एक लट हटाए और उसकी आंखों को देर तक निहारता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसे अब दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। उसने धीरे से झुककर चाहत के माथे पर किस किया। चाहत हल्की सी करवट बदलते हुए और भी गहराई से उसकी बाहों में सिमट गई। कुछ देर बाद चाहत ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सीधे आदित्य की मुस्कुराती आंखों से टकराए। वह शर्म से लाल हो गई और अपना चेहरा छुपाने लगी। आदित्य ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से उठाकर कहा, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं चाहत, अब तुम सिर्फ मेरी हो। चाहत की आंखों में एक झलक प्यार की और एक हल्की शरारत की थी। उसने धीमे स्वर में कहा, और तुम हमेशा मेरे रहोगे ना? आदित्य ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। उसकी बाहों की कसावट में ही उसका जवाब था, हाँ, हमेशा। उस सुबह उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हिस्से बन चुके थे। कमरे की हवा में एक नई ताजगी, एक नया सुकून और एक नई मोहब्बत का वादा था। थोड़ी देर में आदित्य अपनी जगह से उठता है और वह चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर चाहत शर्मा जाती है, क्योंकि इस समय उसने कुछ भी पहना नहीं था। उसे देखकर आदित्य हंसने लगता है और बोलता है,
इतना शर्माने की क्या जरूरत है, मैंने सब कुछ देख लिया। चाहत तो शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। आदित्य को पता था इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा, इसलिए वह उसे ले जाकर बाथ टब में लेटा देता है जिसमें पहले ही गर्म पानी भरा हुआ था। आप चाहत को बहुत ही आराम मिल रहा था। आदित्य भी धीरे से उसे टब में आ जाता है। ये देखकर चाहत घबरा जाती है। उसे लगा कि क्या आदित्य फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन आदित्य उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, डरो नहीं, मैं इतना भी बेदर्द नहीं हूँ जो अपनी बेबी डॉल को परेशान करूंगा। ये बोलकर वह उसे अपने सीने से लगा लेता है और धीरे धीरे कर उसके पूरे शरीर को साफ करने लगता है। थोड़ी ही देर में वह उसे नहलाकर बाथरो पहनाकर वापस कमरे में ले आता है और उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठा देता है। फिर उसके बालों को सूखने लगता है। थोड़ी ही देर में वह उसे कपड़े पहन रहा था। चाहत तो बड़े ही प्यार से आदित्य को देख रही थी। वह बिल्कुल उसे किसी छोटे बच्चों की तरह पैम्पर कर रहा था। उसका इस तरह से पैम्पर करना चाहत को बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज तक कभी किसी ने चाहत के लिए कुछ भी नहीं किया था। वह अनाथ की जिंदगी जीते आई थी, पर आज आदित्य का प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे ही आदित्य चाहत की ओर देखा है तो वह डर जाता है और पूछता है, वाइफी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रोने लगी। चाहत आदित्य के गले से लग जाती है और उससे रोते हुए ही बोलती है, आदित्य कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की और जब आज तुम मेरा इतना ध्यान रख रहे हो तो मुझे रोना आ गया। आदित्य समझ सकता था चाहत की जिंदगी आसान नहीं थी। वह प्यार से उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, वाइफी तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद से तुम अपनी पिछली जिंदगी को कभी नहीं याद करोगी। मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियां भर दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी पिछली लाइफ कभी भी याद नहीं आएगी। इतना बोलकर वह उसके माथे को चूम लेता है। इस वक्त आदित्य के दिल में भी दर्द उठ रहा था। उसकी छोटी सी वाइफी कितने तकलीफ में रही होगी, क्या सोचकर भी उससे डर लग जाता था। थोड़ी ही देर में चाहत को तैयार कर आदित्य खुद तैयार होने लगता है और अब दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, जहां सभी लोग बैठकर चाहत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर चाहत पर पड़ती है तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं। आज चाहत बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। रूबी जी जल्दी से चाहत के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है, बोलती है, बच्चा तुम ठीक हो। चाहत हाँ में सर हिला देती है। वह उन्हें बोलती है, चलो चलकर मंदिर में आशीर्वाद ले लो। अब सभी लोग मंदिर में जाते हैं और पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आदित्य जो कभी मंदिर नहीं जाता था, आज चाहत के साथ वह भी मंदिर जाता है। ये देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उनका पोता बदलने लगा था। दादा और दादी जी तो बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था चाहत उनके पोते की जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। वही आदित्य चाहत का हाथ पकड़कर जो में आता है। सभी लोग उनके साथ आ रहे थे, लेकिन सभी की नजरें आदित्य पर थी और वह सब हंस रहे थे आदित्य की इन हरकतों पर, जहां वह चाहत को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रहा था। तभी रूबी जी बोलते हैं, चाहत बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, क्या तुम इसे करना चाहोगी? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। वही चाहत जिसे आज तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं मिला था, वह तो हर रिश्ते को निभाना चाहती थी, हर रस्म को करना चाहती थी। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही आदित्य बोल पड़ता है, नहीं नहीं, चाहत रसोई में नहीं जाएगी। वह किचन में कैसे जा सकती है? अगर उसे कुछ हो गया तो उसके हाथ जल गए। तो उसकी बातों को सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा जी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये रस्म है, थोड़ा सा मीठा ही उन्हें बनाना होगा और अगर यह भी नहीं आता तो बस सर्वेंट ने बनाया है, उसे थोड़ा सा छूना ही पड़ेगा, बाकी सब वह लोग कर लेंगे। लेकिन आदित्य अब भी तैयार नहीं होता। तभी चाहत बोलती है, आदित्य, मुझे सभी रस्मों को करना है, मुझे सभी रिश्ते और रस्मों को महसूस करना है, ये सब मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए तुम मुझे मना ना करो। आदित्य चाहत की फीलिंग को समझ सकता था। अब वह कुछ नहीं बोलता, वह भी चाहता है
कि उसकी वाइफ सभी रिश्तों और रस्मों को दिल से अपने पर वह चाहत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह भी उसके साथ किचन में जाता है। वहीं उसकी हरकत देखकर अब तो सब लोग अपना सर ही पीट लेते हैं। सभी को पता था आदित्य अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव है और ये तो उसकी वाइफ है तो वह उसके लिए किस हद तक जा सकता है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। कोई कुछ नहीं कहता। जाकर सभी शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें इंतजार था चाहत उनके लिए क्या बनाने वाली थी। सर्वेंट नाश्ता लगाने लगते हैं। वही चाहत सबके लिए गाजर का हलवा बनाने लगती है जिसमें आदित्य उसकी मदद कर रहा था। वह चाहत को कुछ भी करने नहीं दे रहा था जिस वजह से चाहत उसे पर गुस्सा कर रही थी। हल्की के साथ कुछ ही देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। किचन से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जिससे सभी समझ जाते हैं कि चाहत में जो भी बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता। थोड़ी देर में चाहत और आदित्य भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब सर्वेंट सारा चीज टेबल पर लगा देते हैं। सभी लोग अपना नाश्ता पूरा करते हैं और फिर सब लोगों को हलवा दिया जाता है। जैसे ही सभी लोग हलवा खाते हैं तो उनके मुंह से वह निकल जाता है। अंशिका तो चाहत से पूछ लेती है, भाभी आप इतना अच्छा हलवा कैसे बना लेती हैं? क्या आपको खाना बनाना भी आता है? चाहत अंशिका की ओर देखते हुए बोलती है, हाँ मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। मैं पिछले कई सालों तक उन लोगों के लिए खाना ही तो बनाते आई हूँ। इतना बोलकर उसे अपना पिछला वक्त याद आने लगता है। वही सारे लोग समझ जाते हैं। अंशिका को भी पछतावा होता है। उसे इस वक्त यह बात नहीं पूछनी चाहिए थी। वह तुरंत ही बोलती है, सॉरी भाभी मुझे नहीं पता था। चाहत उससे बोलता है, इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, वह सब तो मेरी किस्मत थी। पर आप सब सही है। आदित्य प्यार से चाहत के सर पर हाथ फेरता है और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में जोर से पकड़ लेता है मानो वह उसे छोड़ने वाला नहीं हो। वही सभी लोग फिर से चाहत की बड़ाई करते हैं। अब बारी थी चाहत के गिफ्ट की। दादी की चाहत को अपना पुश्तैनी डायमंड का हार देती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। चाहत वह लेने से मना करने लगती है लेकिन दादी जी बोलते हैं, यहाँ जो भी कुछ है अब सब तुम्हारा है तो तुम इसे लेने से मन नहीं कर सकती हो क्योंकि अब हमारे बाद तुम ही इस पूरे घर को संभालने वाली हो। ये सुनकर चाहत प्यार से दादी की ओर देखने लगती है। दादी चाहत के सर पर हाथ फेरती है और बोलते हैं, सदा खुश रहो बच्चे। वही दादाजी चाहत को एक प्रॉपर्टी का पेपर देते हैं जिसकी कीमत 10 करोड़ थी। रूबी जी चाहत को डायमंड का कंगन देती है और शिवांश की चाहत को कंपनी के 20% शेयर्स देते हैं जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए थी। यह सब देखकर चाहत की आंखों में आंसू भर जाता है। उसे नहीं पता था कि यह लोग उसे ये सब देंगे। आज तक उसे गिफ्ट में कभी किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। वही आज इन लोगों ने इतना कुछ देकर चाहत को इमोशनल कर दिया था। वही अंशिका चाहत को बहुत ही प्यारा डायमंड ब्रेसलेट देती है। उसे देखकर चाहत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह अंशिका को प्यार से थैंक यू बोलती है। अब बारी आदित्य की थी। सभी लोग आदित्य को देखने लगते हैं तो आदित्य इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसने तो कोई गिफ्ट ही नहीं तैयार किया था। तभी दादाजी बोलते हैं, बरखुरदार क्या तुम्हें अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट नहीं देना है? तो आदित्य हल्का हंसते हुए बोलता है, वह मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कोई रस्म भी होता है। तो वह बोलते हैं, हाँ कभी अपने घर पर ध्यान दो तब तो तुम्हें पता होगा। तभी आदित्य बोलता है, हाँ मैं मम्मी पापा के बारे में ध्यान नहीं दे पाया था पर अब मैं अपने बारे में अच्छे से ध्यान दूंगा। उसकी बातों को सुनकर सभी चौंककर उसकी ओर देखने लगते हैं। वही शिवांश जी बोलते हैं, नालायक तू क्या बोल रहा है? अपने मन की पहली रसोई में तू इस दुनिया में आया भी था कि ध्यान ही देगा? वही आदित्य को समझ आता है वह फ्लो में क्या बोल गया। अब सभी लोग उसका चेहरा देखकर हंसने लगते हैं तो वह बोलता है, अरे मुझे चाहत को देने की क्या जरूरत है? मैंने देखा खुद को ही चाहत को दे दिया है। अब चाहत को और क्या चाहिए? सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं तो वह बोलता है, ठीक है मैं चाहत को शाम को अपना गिफ्ट दे दूंगा। तभी चाहत का फोन रिंग करता है। चाहत जैसे ही फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जान की आवाज आती है, बॉस ले लो हो गया कांड।
चाहत को कुछ समझ नहीं आता तो वह पूछती है कि क्या हो गया, तो वह बोलता है मैं नहीं बता सकता हूँ, बस आप न्यूज़ खोलकर देख लीजिए। उसकी बातों को सुनकर चाहत आदित्य से टीवी चालू करने को बोलती। जैसे ही टीवी चालू होती है तो चारों तरफ चाहत और आदित्य के शादी का न्यूज़ दे रहा था। सभी चैनल यही बोल रहे थे, दो बड़ी कंपनियों के मालिक हुए एक, अब इकोनॉमी में आने वाला है भूचाल। चाहत खुराना और आदित्य ठाकुर ने की शादी। यह न्यूज़ देखकर आप सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन लोगों ने सोचा था शादी को अभी सीक्रेट रखेंगे, पर यह क्या, ये तो पहले ही ट्रेंडिंग लिस्ट में रन कर रहा है। तभी शिवांश जी हंसते हुए बोलते हैं, बेटा जी यह बात छुपाना इतना आसान नहीं है। जहां मीडिया हर पल हमारे पीछे एक्टिव रहती है, तो उसे दिन तो मैरिज ब्यूरो में इतना ज्यादा बवाल था, कहीं ना कहीं से उन्हें न्यूज़ तो मिलनी ही थी। अब तो मुझे लगता है एक ग्रैंड वेडिंग रखनी ही पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस न्यूज़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल वह अपनी शादी को पब्लिक करने ही वाले थे। तभी आदित्य चाहत से बोलता है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। चाहत बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन आदित्य बोलता है आज मीडिया चारों तरफ फैली होगी, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चाहत को भी उसकी बात सही लगती है। वो दोनों लोग सभी से इजाजत लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आदित्य चाहत को मीडिया से बचाकर कंपनी तक छोड़ देता है, फिर उसके बाद वह खुद अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज़ चारों तरफ वायरल हो चुकी थी। वही कपूर विला में जैसे ही सात्विक, ऋतिक और आलोक जी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। सात्विक तो अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पाता है। उसके बहन की शादी थी और उन लोगों को न्यूज़ से पता चल रहा था, वह कितने मजबूर थे, अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा सकते थे। वही आलोक जी को लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर अब इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी कर ली, अब बस कुछ करके उससे अपनी तरफ मिलना होगा तो उसके भी किस्मत बन जाएंगे। किरण जी यह न्यूज़ देखकर खुद को नहीं रोक पाती और जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोते हुए देखकर सात्विक और ऋतिक उन्हें चुप करने लगते हैं और उन्हें समझने लगते हैं, पर किरण जी को अच्छे से पता था उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। वह कैसे भूल सकती है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कभी प्यार से बेटी तक नहीं बुलाया है, तो वह कैसे सोच सकती है कि वह उसे माफ कर देगी। लोग सही कहते हैं, अपने करने का फल उन्हें इन्हीं जन्म में भोगना पड़ता है। वही चीज किरण जी के साथ हो रहा था। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को खुद से दूर किया था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, उसी तरह से आज उन्हें पता चला कि वह अपने सौतन की बेटी को पाल रही थी। यह सोचकर भी उनका दिल दर्द फटने लगता था। आज वह इतनी ज्यादा बेबस, ये सोचकर उन्हें समझ आता है कि वह नन्ही सी बच्ची उसे वक्त कितनी ज्यादा लाचारी महसूस करती होगी जब उसके हिस्से का प्यार उसकी अपनी माँ किसी और को दे रहे थे। किरण जी तो ये सोच सोचकर खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। वही सात्विक और ऋतिक भी उतने ही ज्यादा मजबूर थे, उन लोगों ने भी तो चाहत के साथ वही किया था। वही दादाजी को भी यह खबर मिल चुकी थी और वह बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर में आज उनका सपना पूरा हो गया। उनकी बेटी का घर बस गया, अब सुकून से मार सकते थे। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सुकून था। वह इस वक्त हाल में बैठे मुस्कुरा रहे थे। वही वह उन सबको देख रहे थे जो अब पछता रहे थे जब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। वह उन्हें इस तरह देखते हुए मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चले जाते हैं और उनसे बोलना भी जरूरी नहीं समझते हैं। सब बस दादाजी को इस तरह मुस्कुराते हुए जाता देख रहे थे। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दादा को रोककर कुछ पूछ सके, क्योंकि पहले ही दादाजी ने कई बार उन लोगों को मना किया था। उसे नन्ही सी बच्ची को परेशान करने के लिए वह बार बार उन लोगों को समझते रहे, पर किसी ने उनकी बात नहीं समझी और आज जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें अच्छे से पता था दादाजी उनकी कोई मदद करने वाले नहीं है। वही आलोक जी जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से जाने लगते हैं। ये देखकर सात्विक उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आलोक जी उसे डटाते हुए बोलते हैं,
अपना मुंह बंद रखो, मैं जहां भी जा रहा हूं काम से जा रहा हूं, वैसे भी तुम लोग पूरी तरह से निकम्मे हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सात्विक समझ गया था कि उसके पापा के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। वह उन्हें रोकना चाहता था पर उनकी हरकतों को देखकर वह उन्हें नहीं रोकता। वहीं कुछ देरी में आलोक जी एक कंपनी के बाहर खड़े थे। देखने में कंपनी बहुत ही बड़ी थी और यह खुराना कंपनी थी। वह तुरंत ही अंदर जाते हैं। गॉड उन्हें रोकना चाहते थे पर वह किसी की नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे यहाँ कंपनी के मालिक ने बुलाया है। तो गार्ड उसे कुछ नहीं बोलते। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे चाहत खुराना से मिलना है। वही रिसेप्शनिस्ट उसे घूर कर देखती है। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके बॉस को इस तरह से बुलाए। तो ये घटिया इंसान कौन है? वही आलोक जी बड़े एटीट्यूड के साथ खड़े थे। तो वह बोलती है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो आलोक जी बोलते हैं मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इस वक्त उनके चेहरे से घमंड झलक रहा था। तो वह रिसेप्शनिस्ट बोलती है माफ कीजिएगा, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वही आलोक जी पूरे घमंड से बोलते हैं अरे मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये कंपनी मेरी बेटी की है और मैं उसका पिता हूँ। जैसे ही वह लोग ये बात सुनते हैं उन्हें आलोक जी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि आलोक की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी तो वहां पर बैठे सारे लोग उनकी आवाज को सुन लिए थे। वह सब आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत ही गुस्से से घूरने लगते हैं। वही आलोक जी उन्हें आंखें दिखाते हुए बोलते हैं तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, देखना मैं अपनी बेटी से कहकर तुम लोगों को कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। वह धक्के मारकर तुम्हें कंपनी से बाहर निकलेगी। वही उसकी बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है क्या सच में वह तुम्हारी बेटी है? पर हम तो यही जानते थे कि वह बेशर्म साइना तुम्हारी बेटी है जो बहुत लोगों के बिस्तर गर्म करती है। ये बात बोलकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह बातें आलोक जी के मुंह पर एक करारा तमाचा था। शर्म से उनकी नजरें नीचे हो जाती थी। जो अभी घमंड से चिल्ला रहे थे अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है वैसे हमें आज तक नहीं पता चला कि कपूर खानदान ने कभी किसी और बेटी का जिक्र किया है, इसलिए जाहिर सी बात है तुम्हारी बस एक ही बेटी है, वह भी इतनी घटिया थी जिसे पूरी दुनिया नफरत करती है। अगर हमारे सामने आ गई तो हम उसे एक बार भी मारने में पीछे नहीं हटेंगे। उसे जैसी घटिया लड़की का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। वह इतनी घटिया है तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है जो बताता है कि तुम लोग भी उतने ही ज्यादा घटिया हो। इसलिए भूलकर अपनी इस घटिया जवान से हमारी मैडम का नाम नहीं लेना वरना एक पल भी नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकने में सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ये देखकर अब आलोक जी की सांस ही अटक जाती है। वह यहाँ कितने घमंड से आए थे और चाहत को अपनी बेटी बता रहे थे पर अब हकीकत उनके आंखों के सामने थी। वह लोग सच ही तो बोल रहे थे। कभी दुनिया के सामने उन्होंने चाहत को अपनी बेटी नहीं माना था और ना ही कभी किसी को बताया था कि उनकी अपनी कोई दूसरी बेटी भी है। पर अब पछताने के लिए टाइम नहीं था। वही वह अब रिसेप्शनिस्ट के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और बोलते हैं प्लीज एक बार चाहत से पूछ लीजिए, वह मुझे मिलने से मन नहीं करेगी। मुझे पता है वह बहुत ही अच्छी है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बातों को सुनकर उसे पर हंसती है और बोलती है वह इतनी अच्छी थी तो तुमने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया, और अब जब खुद फंस गए हो तो तुम्हें उनकी अच्छाई दिख रही है। पर यकीन मानो वह अच्छी नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा बुरी है। वह बुरे लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरा करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वह सिर्फ अच्छों के साथ ही अच्छी है। वही आलोक जी अब उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। जो अभी तक घमंड से भरे थे वह अब हाथ जोड़कर बोल रहे थे प्लीज एक बार बात तो करके देखिए, मुझे यकीन है वह मन नहीं करेगी।
वह रिसेप्शनिस्ट से साफ साफ मना करती है, लेकिन वह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब रिसेप्शनिस्ट को भी समझ आ गया था कि जब तक वह बात नहीं करेगा यहाँ से नहीं जाएगा और बेकार का यहाँ तमाशा बनता रहेगा। उसे अच्छे से पता था कि उसकी बॉस बिल्कुल भी इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। वह तुरंत ही नंबर डायल करती है और फोन स्पीकर पर कर देती है। दूसरी तरफ से चाहत का असिस्टेंट फोन उठाता है तो उसे सारी बात बताती है। असिस्टेंट तुरंत ही चाहत को फोन दे देता है। अब तक चाहत को भी पूरी बात सुनाई पड़ चुकी थी। फोन से चाहत की आवाज आती है, मुझे नहीं पता है कि मेरा कोई बाप भी है, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ। तो यह नया रिश्ता कहाँ से आ गया? ये जरूर कोई फ्रॉड है। उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंक दो। इस समय चाहत की आवाज में नफरत झलक रही थी, जिसे आलोक जी साफ साफ सुन सकते थे। वही उसकी बातों को सुनकर अब आलोक जी को यकीन हो गया था। वह चाहे जो कर ले, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुरंत रिसेप्शनिस्ट गार्ड को बुलाकर आलोक जी को धक्के मारकर बाहर निकलने को कहती है। उसकी बात सुनकर आलोक जी को गार्ड घसीट कर वहां से ले जाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, जिससे आलोक जी सीधा जाकर जमीन पर गिरते हैं, जिससे उनके हाथ भी जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कैसे उन्होंने छोटी सी बच्ची को इसी तरह से अपने घर से बाहर निकाला था। उसे भी इसी तरह से चोट लगी थी। उन्हें जब इतना दर्द हो रहा है तो उसे छोटी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। ये सोचकर आज पहली बार आलोक जी के आंखों से आंसू निकलता है। अब उन्हें सच में पछतावा हो रहा था। वह खड़े होकर चुपचाप उसे पूरी बिल्डिंग को अपनी नजरें उठाकर देखते हैं। उसे बिल्डिंग को देखने के लिए उन्हें अपना पूरा कर उठना पड़ता है। आकाश को छूती वह ऊंची बिल्डिंग चाहत की थी। सच में उसने कहा था कि वह अपनी मेहनत से बुलंदियों पर पहुंचेगी और आज इस बुलंदी पर बैठी है जहां उसके पास कोई नहीं पहुंच सकता है। वह लोग कितने गलत थे जो एक बार भी उसके साथ प्यार से व्यवहार नहीं किया था, फिर आज वह उसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आलोक जी इस तरह भरी आंखों से वहां से चले जाते हैं। आज सच में उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो रहा था। कहते हैं ना, जब तक खुद के साथ वह सब नहीं होता है जो लोग दूसरों के साथ करते हैं, तो उन्हें अपने गलतियों का एहसास ही नहीं होता। इसलिए पुरानी सी कहावत है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। जैसे ही आलोक जी घर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर एक और बम गिरता है। उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिल चुका था, क्योंकि उन लोगों ने किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये घर गिरवी रख दिया था और अब टाइम खत्म हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। कंपनी भी उनके हाथों से जा चुकी थी। वहीं अब तक सारे शेयर चाहत खरीद चुकी थी। अब उसे कंपनी की मालकिन चाहत थी। उसने उसे कंपनी का नाम फिर से अपने दादाजी के नाम पर कर दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उसे कंपनी को अपने नाम करवा लिया था। और अब चाहत नहीं चाहती थी कि इस कंपनी पर उन घटिया लोगों की भी परछाई पड़े। वही चाहत में पहले ही दादाजी से पूछ लिया था कि वह उसे घर में रहना चाहते हैं कि नहीं। दादाजी ने साफ मना कर दिया था। जहां उनकी पोती के दर्द भरी यादें उसे घर में फैली है, वह वहां बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। चाहत पहले जिम अपार्टमेंट में रहती थी, वह दादाजी को वहां शिफ्ट करवा देती है। अब बस वहां किरण जी, आलोक जी और सात्विक और ऋतिक बचे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन उनके हाथों से ऐसे सब कुछ चला जाएगा। आज उनके पास रहने को उनका घर भी नहीं बचा था। आलोक जी के कारण था वह सब। आलोक जी को गुस्से से देख रहे थे। वही किरण जी तो आलोक जी की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह लोग कहां जाएं। न तो उनके पास पैसे थे और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। सात्विक अपनी माँ और भाई के साथ वहां से चला जाता है। इस वक्त वह लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में ठहरे हुए थे और यह अपार्टमेंट भी उन्हें सात्विक के सेक्रेटरी ने दिलाया था। अब तक पूरी दुनिया को इन लोगों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए कोई भी इसे किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। वही इनका सेक्रेटरी भी इनकी मदद नहीं करना चाहता था, पर वह एक अच्छा इंसान था और उनका वकर रह चुका था, इसलिए उसने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। पर अब उनके साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने साफ ही मना कर दिया था।
किया हुआ उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा उसने किया तो बाकी लोग उससे नाराज हो जाएंगे। वह उन्हें बताता है कि आप लोगों ने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए कोई भी आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। वही आलोक जी भी अब एक अलग छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे थे। उन्होंने सोचा था कि अब वह शुरू से मेहनत करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे और अपने परिवार से अपने गलती की माफी मांगेंगे। फिर एक दिन सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था ये दिन कभी भी नहीं आने वाला है। एक तरफ आलोक जी जिस किसी कंपनी में काम के लिए जाते, वह लोग उन्हें ये कहकर निकाल देते थे कि जो अपनी बेटी का सगा नहीं हो सका वह कंपनी का क्या सगा होगा। उसने हर जगह कोशिश की पर कोई उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। सब उसे बस यही ताना मारते थे। लोगों के ये शब्द सुन सुनकर आलोक जी के कानों में दर्द होने लगा था। उनका दिल दर्द से फटने लगा था। एक वक्त था जब वह अपनी बेटी को ऐसा ही ताना मारते थे और बोलते थे कि तुम बेटी के नाम पर कलंक हो। वह बस अकेले ही ताना देते थे, लेकिन आज भगवान ने उनके हर एक लफ्ज को हजार नहीं बल्कि करोड़ों गुना करके वापस कर दिया। अब हर एक व्यक्ति के मुंह पर यही शब्द था, तुम बाप के नाम पर कलंक हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। लोगों के ये शब्द उनके कानों को चीर देते थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था किस तरह जब वह एक बाप होकर चाहत को ये बोलते थे तो उसे कितना तकलीफ होता होगा। वह इतना बड़े होकर इन तकलीफों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो नन्ही सी बच्ची कैसे बर्दाश्त करती होगी। वह पूरी तरह से थक चुके थे। ना तो कोई उन्हें काम देता था और ना ही कोई उनके साथ काम करने को तैयार था। अब तो उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। उनकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सात्विक और ऋतिक भी जहां जाते थे लोग भी बिल्कुल इस तरह से बोलते थे कि जो अपनी बहन का सगा नहीं हो सका वह कंपनी का क्या सजा होगा। जिसने अपनी बहन के साथ कभी अच्छा नहीं किया उससे हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहा था और अब ना तो उन्हें कहीं काम मिल रहा था। उन सब की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उनके पास पैसे भी नहीं थे। ऋतिक बहुत बार चाहत से मिलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह उससे मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आप चाहत को अपनी खुशहाल जिंदगी में इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। सात्विक और ऋतिक के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह कभी चाहत तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि चाहत की शख्सियत ही इतनी ज्यादा थी कि उसे तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। अब उन सब की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सात्विक और ऋतिक हमेशा ही मौका ढूंढते कि कोई उन्हें ऐसा मिल जाए जिसके साथ मिलकर वह अपना काम आगे बढ़ा सके। इसलिए वह हमेशा किसी न किसी कंपनी में जाते थे, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगने लगी। अब उनके पास बस एक ही चार था कि वह रेस्टोरेंट में रहकर किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करे जो उनकी हेल्प कर सके, और जब भी वह उनसे बात करने जाते तो वह लोग उन्हें ये कहकर डांट देते थे कि तुम्हारे पास मैनर नहीं है, तुम गरीब लोग, ना तो तुम्हारे पास बोलने की तमीज है ना तो उठने बैठने की तमीज है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि किसी को इस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। वैसे भी तुम जैसे गरीबों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। यह सारी बातें उन लोगों के कानों में बिल्कुल किसी गर्म पिघले हुए शीशे की तरह लगती थी, और जितनी बार भी उन्हें कोई यह शब्द बोलना था उन्हें चाहत की याद आती थी। वह लोग कैसे उसका मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसे कहीं डाइनिंग टेबल पर ठीक से खाने नहीं दिया करते थे और हर वक्त उसे बस मैंने की ही बातें किया करते थे। पर आज उन्हें समझ में आ रहा था गरीबी सारे मैनर भुला देती है। पेट की भूख ऐसी होती है कि उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। आज उन्हें चाहत के साथ किया अपने व्यवहार हर पल याद आते हैं और वह घुट घुट कर इस दुख में जी रहे हैं। वही किरण जी की हालत तो और भी खराब थी। अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। ठीक से उनके लिए दवाइयां का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आज उन्हें अपनी ही जिंदगी पर हंसी आ रही थी। एक वक्त था जब वह चाहत को घृणा की नजरों से देखती थी। उसे उसका छूना तो दूर, माँ कहकर पुकारना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कभी चाहत उसे माँ कहकर पुकार देती थी तो वह उसे बहुत ज्यादा मारती और डांटती थी और बोलती थी, मुझे माँ करके मत बुलाया करो, तुम्हें देखकर मुझे घृणा आती है।
आज वह खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और अपने ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, देखो दूसरों को देखकर हंसने वाली आज खुद की हालत ऐसी है कि पूरी दुनिया उसे पर हंस रही है। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो मुझे भगवान दे रहा है। मैं एक बहुत ही घटिया माँ हूँ जिसने अपने नन्हे से बच्चे को अपना बच्चा नहीं माना, उसे घर से निकाल दिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सच में मेरे साथ भगवान जितना भी करे वह कम है, इतना कहकर वह रोने लगते हैं। वही दूसरी ओर इन सब से दूर साइना की हालत तो इसे भी बेकार थी। उसे रोज टॉर्चर किया जाता और जब वह बेहोश हो जाती या बीमार पड़ जाती है तो उसके अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है और ठीक होने पर फिर से उसके साथ यही किया जाता था। वह हर पल अपने मौत के लिए चिल्लाती रहती थी पर उसे मौत इतनी जल्दी आने वाली नहीं थी। वही अनमोल का भी यही हालत था। उसकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दिया गया था जिस वजह से उसके माँ बाप उसे नाराज होकर घर से निकाल दिए थे। अनमोल भी दर दर भटक रहा था पर कोई उसे जॉब पर नहीं रख रहा था। इस वक्त उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वह किसी तरह से चाहत से मिलना चाहता था जिससे वह उसे उसकी हेल्प ले सके, पर वह चाहत तक पहुंचता है इससे पहले ही आदित्य ने उसे किडनैप करवा लिया। आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये घटिया आदमी उसके पत्नी के आसपास भी दिखाई दे। अब तक चाहत में आदित्य को अनमोल के बारे में बहुत कुछ बता दिया था जिससे वह अनमोल से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। हालांकि चाहत ने आदित्य से पिछले जन्म की कोई बात नहीं बोली थी लेकिन उसने अनमोल का परेशान करना जरूर बताया था और आदित्य को भी पता चल चुका था कि उसे दिन अनमोल ने ही चाहत को किडनैप करवाया था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अनमोल को छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने लोगों को अनमोल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने को बोल दिया था, बस वह मरे ना, इस बात का ध्यान रखना था। अब अनमोल भी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था जहां उसे हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। दूसरी तरफ अंशिका कसक के शादी करने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। उसे भी बिल्कुल इसी तरह बोल्ड लड़की पसंद है, इसलिए वह कसक को सारी बात बताती है कि वह जान को पसंद करती है। जान पहले से ही उसका आइडियल रहा है। वह विदेश जाकर उसी की तरह अपना नाम कमाना चाहती है। वही कसक ने इन दोनों की अच्छे से सेटिंग करवा दी थी। इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया था। एक महीने बाद मीडिया और प्रेस रिपोर्टर जोर शोर से लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। बहुत बड़े वेडिंग हॉल का सीन था जहां 5 मंडप एक साथ लगे हुए थे। शायद अब तक की सबसे बड़ी ग्रैंड शादी थी। शादी के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी की गई थी। देश विदेश से बड़े बड़े लोग यहां नई जोड़िया को बधाई देने पहुंचे हुए थे। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। लोगों ने शायद ही इतनी बार इतना बड़ा रिसेप्शन कभी किसी का देखा हो। यहाँ दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे शहर को इनवाइट किया गया था। अब आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि यह ग्रैंड वेडिंग किसकी हो रही है। 5 बहुत ही खूबसूरत मंडप सजाए गए थे। यह शादी किसी सपनों के महल से कम नहीं थी। रात के आकाश के नीचे तारों की रोशनी और चारों ओर जगमगाती झालरें मानो धरती पर इंद्रलोक का दृश्य बना रही थी। विशाल लॉन के बीचों बीच 5 भव्य मंडप एक कतार में सजे थे। हर मंडप अपनी थीम, अपनी सजावट और अपनी शान से एक दूसरे से अलग दिख रहा था। सुगंधित फूलों की खुशबू, शहनाई की मधुर धुन और दियों की लौ ने पूरे वातावरण को पवित्र और रोमांचक बना दिया था। पहले मंडप का थीम था रॉयल गोल्डन रेस। सुनहरी झालरों और कंचन के पर्दों से सजा मंडप जैसे किसी राजमहल का सिंहासन लग रहा था। यहाँ बैठे थे आदित्य ठाकुर और चाहत। आदित्य ने क्रीम कलर की रेशमी शेरवानी पहनी थी जिस पर महीन जरी और मोतियों का काम था। उनके सिर पर गुलाबी सुनहरे रंग का साफा और उस पर पन्नों से सजी कलगी उनकी शान बढ़ा रही थी। पैरों में नक्काशीदार जूतियां और कलाई पर पारंपरिक कड़ा उन्हें राजकुमार सा रूप दे रहे थे। चाहत ने गहरे लाल वेलवेट का लहंगा पहना था जिसकी हर कली पर सुनहरी जरी और डबका काम चमक रहा था। सिर पर लंबा दुपट्टा, माथे पर पोल्की का मांग टीका और भारी नथ उन्हें किसी रानी जैसा रूप दे रही थी।
हाथों में गहरी मेहंदी और सोने हीरे का गहना उनकी सुंदरता को और निखार रहा था। जैसे ही दोनों मंडप में बैठे, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। रिश्तेदारों और दोस्तों की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। वाह, क्या जोड़ी है! आदित्य तो किसी राजकुमार से कम नहीं और चाहत चांद भी शर्मा जाए। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी लग रही थी। वही दूसरे मंडप का थीम था पर्ल एंड ब्लश पिंक। मोतियों की झालरें और गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों से मंडप रोमांटिक और कोमल आभा बिखेर रहा था। निक ने क्रीम गोल्ड शेरवानी पहनी थी जिस पर पेस्टल पिंक धागे से कढ़ाई थी। सिर पर ब्लश पिंक साफा और कंधे पर जरीदार दुपट्टा उन्हें आकर्षक बना रहा था। ख्वाहिश ने पाउडर पिंक लहंगा चुना था जिस पर शीशे का बारीक काम किया गया था। उनका दुपट्टा हल्के मोती और क्रिस्टल से सजा था। गले में हल्का डायमंड सेट, कानों में झुमके और हाथों में लाल गुलाबी चूड़ा उन्हें नाजुक गुलाब सी खूबसूरत बना रहा था। लोग उनके पास आते ही तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। निक बिल्कुल राजसी वर लग रहे हैं। ख्वाहिश तो परी जैसी लग रही है। तीसरा मंडप कसक और शिवा। तीसरे मंडप का थीम था सैफायर एंड सिल्वर। नीले सफेद पर्दे, चांदी की घंटियां और क्रिस्टल झूमर पूरे मंडप को चमका रहे थे। शिवा ने बॉटल ग्रीन रंग की शेरवानी पहनी थी जिस पर सुनहरी बेल बूटे बने थे। कमर पर कमरबंद और सिर पर सोने की सरपेच लगी साफा उन्हें सबसे अलग बना रहा था। कसक ने रॉयल ब्लू लहंगा पहना था जिस पर सिल्वर सीक्विन और धागों का काम बेहद चमकदार दिख रहा था। उनका ऑफ वाइट दुपट्टा सितारों सा चमक रहा था। नथ, झुमके और चोकर उनकी अदाओं को और मोहक बना रहे थे। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, शिवा भाई, आज तो कसक ने आपसे भी शो चुरा लिया। मिस्टर विनोद ने बोला, दोनों सच में रॉयल कपल लग रहे हैं। चौथा मंडप कबीर और लिया का था। चौथे मंडप का थीम था एमरल्ड एंड गोल्ड। हरे भरे फूलों और सुनहरी झालरों से मंडप प्रकृति और वैभव का मिश्रण लग रहा था। कबीर ने गहरे हरे रंग की शेरवानी पहनी थी जिस पर सुनहरी जरी से नक्काशी थी। उनका व्यक्तित्व दमक रहा था। लिया ने पन्ना हरे रंग का लहंगा पहना था जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। लंबे दुपट्टे पर मोरपंखी डिजाइन बना था। गले में भारी नेकलेस, माथे पर टीका और हाथों में रंगीन चूड़े उनकी सुंदरता को पूरा कर रहे थे। कबीर के घर वालों ने लिया की बलिया ली। लिया की मुस्कान पूरे मंडप को रोशन कर रही है। कबीर तो सच में दिल जीतने वाले दूल्हे हैं। योजक चिन्ह। पांचवा मंडप जान और अंशिका का था। पांचवा मंडप था रूबी एंड सिल्क थीम पर। गहरे लाल पर्दे, रेशमी कुशन और गुलाब की लड़ियां पूरे मंडप को दिव्य बना रही थी। जान ने गहरे मरून रंग की शेरवानी पहनी थी जिस पर सुनहरी धागों का बारीक काम था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दमक उन्हें बेहद आकर्षक बना रही थी। अंशिका ने गहरे लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहना था। उस पर किए गए जरी और नक्काशी के काम से वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। सिर पर भारी दुपट्टा और हीरे पन्ने का गहना उनकी शान बढ़ा रहा था। सभी लोगों उनकी भी खूब तारीफ की। वाह, जान और अंशिका तो राजा रानी जैसे लग रहे हैं। पांचों मंडपों में बैठे ये नवविवाहित जोड़े सच में किसी प्रिंस और प्रिंसेस से कम नहीं लग रहे थे। परिवार और रिश्तेदार फूल बरसा रहे थे। हर कोई तस्वीरें खींचने और उनकी तारीफ करने में व्यस्त था। कोई कहता, ये शादी तो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कोई कहता, इतने सुंदर जोड़े एक साथ कभी नहीं देखे। हर मंडप अपने आप में अद्वितीय था, लेकिन इन सब की खुशी और प्यार ने पूरे माहौल को और अधिक खुशनुमा बना दिया था। चारों तरफ बस इन लोगों की सुंदरता का बखान हो रहा था। मीडिया और रिपोर्टर जोर जोर से इनकी शादी को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। सभी लोगों का यहाँ भव्य स्वागत हो रहा था। आदित्य और चाहत आज बहुत ज्यादा खुश थे। जहां आदित्य को अपना प्यार और अपनी जिंदगी मिल चुकी थी, वही चाहत अपने बदले को पूरा कर अपने सपनों की दुनिया में आ चुकी थी।
उसने जैसा अपनी जिंदगी में सपना देखा था, उसके पास एक प्यारा सा परिवार हो, कहने के लिए ढेर सारे उसके अपने हो जो उसे बेहद प्यार करते हो, उसका ये सपना आज पूरा हो चुका था। चाहता आज दिल से भगवान को धन्यवाद दे रही थी, उसे फिर से जन्म देने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रही थी, अपने बदले को पूरा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रही थी, एक प्यारा सा परिवार और एक केयरिंग पति देने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रही थी, उसकी जिंदगी को इतना हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए जहां आप चाहत की दुनिया खुशियों से भर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ और उसके भाई और उसके पिता जो सिर्फ कहने के लिए थे उसकी शादी को लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। वह खुद को दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान समझ रहे थे जो अपनी बेटी और बहन की शादी में जा भी नहीं सकते थे। आज अच्छे से समझ में आ गया था कि चाहत जिस बुलंदी पर थी वहां तक पहुंचना उनके लिए सिर्फ एक सपना हो सकता है जो कभी हकीकत नहीं होगा। और उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि चाहत उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, उनकी गलती ही इतनी बड़ी है, उन्हें पूरी जिंदगी इसी गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा और अब शायद उनकी जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। चाहत में भले ही उन्हें टॉर्चर ना किया हो, लेकिन चाहत में बेटी होने का फर्ज भी निभा दिया। उसने इन लोगों को उनकी हालत में ही छोड़ दिया, लेकिन वह भी उनके लिए किसी सजा से काम नहीं थी जिस जिंदगी की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज ऐसी जिंदगी उन्हें जीनी पड़ रही थी। 2 वक्त की रोटी के लिए वह वेटर का काम कर रहे थे और यह उनके लिए किसी टॉर्चर से काम नहीं था जो हर पल हर सांस में उन्हें महसूस होता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाहत ने अपने परिवार वालों के साथ सही किया? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप चाहत की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। इसी के साथ हमारे इस स्टोरी का द एंड हो जाता है। तो आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसे लगी? उम्मीद है ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आप लोगों से अपनी नई स्टोरी के साथ, जिसे लिखना मैंने शुरू कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अभी मैंने उसका नाम डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही स्टोरी 10 एपिसोड तक लिख लूंगी तो आप लोगों को नाम भी डिसाइड करके बताऊंगी। फिलहाल अभी तो विश्वरूपा स्टोरी को पूरा करने वाली हूँ। जल्दी ही इसके आगे के एपिसोड भी लिखकर तैयार कर लूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी एक नई स्टोरी के साथ। जाने से पहले स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और आप लोगों को किस तरह की स्टोरी पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों के पसंद की बना सकूं। धन्यवाद।